तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज यानी कि 1 फरवरी 2023 को न केवल बजट आया है जिस पर हर आम आदमी की नजर है, बल्कि यूपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। जी दोस्तों, वही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसका इंतजार यूपीएससी का हर कैंडिडेट करता है। सो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब आप यूपीएससी का जो अपना फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं 2023 के एग्जामिनेशन के लिए। मैं आप लोगों से जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि आपको एक बार ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसे रीड करना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं। आप प्लीज यूपीएससी हिंदी वाले टेलीग्राम ग्रुप से नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। बाकी इसके जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट हैं वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा देती हूँ। दोस्तों आप इस तरीके से जैसे ही यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ये देखिए आप गूगल से जैसे ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हो यहीं से आपको फॉर्म भरना है। ये व्हाट्स न्यू में आप लोग देख सकते हो, एग्जाम नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज 2023। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन की पीडीएफ मिल रही है और फिर अपना फॉर्म फिल करने के लिए लिंक भी मिल रही है। आप जैसे ही इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे तो ये इस तरीके से आपका लगभग 159 पेजेस का जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने आप लोगों के लिए इसे पहले डाउनलोड कर लिया है विद दी हाईलाइटिंग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपीएससी का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आया है आज, और यानी कि 1 फरवरी 2023 को। और आप लोगों के लिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डे है वो है 21 फरवरी। 21 फरवरी से पहले आपको यूपीएससी का फॉर्म भरना है, वरना आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि 21 फरवरी आपकी लास्ट डेट है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए इसी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाना है और ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आप खुद से फिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज किसी भी इंटरनेट कैफे पे जाके आराम से फॉर्म फिल कर देना। आप लोग जो मुझसे बार बार अभी भी पूछते हैं कि ओटीआर क्या होता है, इसके लिए मैंने पहले आप लोगों के लिए पूरी वीडियोस बना के रखी हैं। एक बार फिर आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। दोस्तों ओटीआर मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके अंतर्गत आप लोग क्या करोगे, इसके अंतर्गत ये जो ओटीआर है ये साल में कभी भी फाइल हो जाता है। आप ओटीआर में आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भर देते हो और फिर इसी ओटीआर से हमने पूरी यूपीएससी को अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर आप 1 अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो, 3 अटेम्प्ट दो, उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपका फॉर्म फिल होता है। तो अगर आपने ओटीआर भरा है अच्छी बात है, नहीं भरा है आपको अभी भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपका ये जो यूपीएससी 2023 का फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। दोस्तों अगर आप डिटेल्स भरने में कोई गड़बड़ कर देते हो तो उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, बट मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगी जितना ध्यान पढ़ाई करने में देते हो उससे 4 गुना ध्यान अपना फॉर्म फिल करने में देना और किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ मत करना। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फॉर्म फिल होगा उसकी लास्ट डेट आपको पहले ही बता दी गई है 21 फरवरी 2023 शाम को 6 बजे। नहीं तो कई महान ये भी सोच सकते हैं कि मैम 21 फरवरी रात 12 बजे तक भर सकते हैं ना। नहीं प्रभु, रात 12 बजे तक की राह मत देखिएगा। आपको 21 फरवरी 2023 शाम 6 बजे से पहले अपना जो फॉर्म है उसे फिल करना है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है प्लीज जल्दी कर दीजिएगा। आप मतलब 15 फरवरी के पहले फिल कर दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप लोग देख सकते हैं कि इस बार के नोटिफिकेशन में कोई भी बड़ा भारी चेंज नहीं दिखाई दिया है। हर साल जैसा नोटिफिकेशन आता है वैसा ही आया है। नेगेटिव मार्किंग जैसी आपकी होती थी GS1 में वैसी ही होगी। जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की बात हो रही थी कोविड-19 की सिचुएशन को लेकर, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। बाकी सारी चीजें आपको पता है, जैसे मोबाइल फोन बैन वगैरह। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि आपका ये जो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है ये होने कब वाला है, 28 मई। जी हाँ, 28 ऑफ मई 2023, 28 मई 2023 का ही वो दिन है जो आप लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दिन होने वाला है, जिस दिन के बाद से शायद आप अपनी ही नहीं आने वाली कई पीढ़ियों की जिंदगी को बदल सकते हैं और खुद को इतिहास बना सकते हैं। दोस्तों 28 मई 2023 को आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका यूपीएससी प्री है वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ये जो सारी आपको हेडिंग्स दिख रही हैं इन सभी एग्जामिनेशन के लिए होता है। और हाँ, आपकी सबसे बड़ी
जो आपका सबसे बड़ा जो सवाल होता है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है? तो दोस्तों लगभग 1105, 1105, 1100 पदों के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है। काफी अच्छी वैकेंसी है। कई बार यूपीएससी 750, 850, 950 के आसपास निकालती है। 1105 बहुत अच्छी संख्या है। आप पूरी तरीके से, और वैसे भी आपको तो सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक सीट चाहिए। और फिर दोस्तों ये जो आपकी 1105 सीट है, यहाँ पे आप यूपीएससी में फाइट करेंगे इनमें से एक सीट के लिए। आप लोगों को इसका पैटर्न पूरी तरीके से पता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो अलग से इस तरीके से एग्जाम देते हैं, उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप इनमें से कोई भी पद को हासिल करते हैं तो वहां पर आपको कौन सी पोस्ट दी जाती है। इस नोटिफिकेशन को मैं चाहती हूँ कि एक बार हम पूरा अच्छे से गो थ्रू कर ले। यहाँ पे आप लोगों का प्री एग्जामिनेशन के जो सेंटर है उनकी बात की गई है। मतलब आपका जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो इन सभी शहरों में होगा। आप इन सारे शहरों को एक बार देख लीजिए। आपके घर के पास जो शहर हो, आप उसका प्रीलिम्स के लिए आराम से उस सेंटर को भर दीजिएगा। जैसे आप देख सकते हो अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, गुड़गांव, ग्वालियर, मतलब एक ही राज्य के कई सेंटर। जैसे आप एमपी की बात करते हो तो एमपी में यहाँ पे भोपाल है, आपको बेंगलुरु मिल रहा है कर्नाटका साइड में, दिल्ली तो होता ही है। तो आपको ये यहाँ पे सारे के सारे जो सेंटर्स हैं वो दिख रहे हैं। आप अपने घर के पास जो भी आपको सुटेबल सेंटर लगे प्लीज उसे सुन लीजिए, मतलब उसे डिसाइड कर लीजिए और फॉर्म में फिल कर दीजिए। सेंटर फॉर मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं, मैं भी अगर क्यों बोल रही हूँ, है ना, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस हो गई। एंड अगर आप अनअकैडमी पे मेरे साथ पढ़ते हैं, मेरे जैसे जितने भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके साथ तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अगर मगर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। आप प्रीलिम्स तो यूं पास करेंगे ना? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना मुझे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप प्री पास कर लेंगे तो जो आपका मेंस है वो, उसके जो सेंटर है वो बहुत कम होते हैं। 79 के आसपास सेंटर आपको प्रीलिम्स के लिए मिलते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन देने के लिए आपको केवल 24 के आसपास सेंटर मिलते हैं। ये वो 24 शहर हैं जहां पे आप मेंस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, मेंस के लिए थोड़ा सा ट्रेन का सफर करना भी पड़े, बस का सफर करना पड़े तो कर लीजिएगा। ये बात याद रखिएगा कि ये जो सेंटर है ये आपको इस हिसाब से नहीं मिलते कि आप जैसे रहते हैं भोपाल में तो आपको भोपाल का सेंटर दे दें, ऐसा नहीं होता है। आपको ये जो सेंटर है ये पहले आओ पहले पाओ के आधार पे मिलते हैं, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। आप जितना लेट फॉर्म भरेंगे आपको आपका जो सेंटर है वो उतना ना मिलने की संभाव्यता बढ़ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये हमने कई बार डिस्कस किया है। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2 पार्ट्स में होगा, मतलब एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। पहला होगा GS1, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। उसके बाद आपका सी सेट होगा, सी सेट आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, और फिर जब आप प्रीलिम्स पास कर लोगे उसके बाद होगा आपका मेंस। आपको अगर ये जो फॉर्म भरना है तो आप बार बार मुझसे पूछते हैं मैम मेरी एज इतनी है, मैं भर पाऊंगा या नहीं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्या योग्यता है। पहली बात, आपको भारत का नागरिक होना है। आई होप कि आप सब भारत के ही नागरिक हैं, सो आराम से ये वाली एलिजिबिलिटी तो आप पूरी कर ही लेते हैं। आपकी जो उम्र है वो 21 साल पूरी होनी चाहिए, 21 साल। अब आप लोग टेलीग्राम पे जो रोज मुझे अपनी बर्थ डेट बताते हैं, सो आप सोचते हैं कि शायद मैम याद रख के विश कर देंगी, मैं कई बार भूल जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो बर्थ डेट है वो इसीलिए आप मुझे बताते हैं ना कि आप प्रीलिम्स दे पाएंगे या नहीं, ज्यादा या कम तो नहीं हो रही। अगर हमारा बर्थडे जुलाई में आ रहा है या फिर सितंबर में आ रहा है तो क्या करें। तो आपको ये देखना है कि 21 साल की आपकी आयु पूरी होनी चाहिए 1 अगस्त को। 1 अगस्त को अगर आप 21 साल के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि सितंबर में हो रहे हैं या अक्टूबर में 21 साल के पूरे हो रहे हैं तो फिर आप इस बार फॉर्म नहीं भर सकते। इसका मतलब क्या है कि आपकी न्यूनतम आयु है 21 साल, अधिकतम 32 वर्ष होती है। हालांकि आपको जो आपकी कैटेगरी के अनुसार एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको अलग से मिलता है। SC ST दिव्यांगजन, आप ये सब जो आपके, अगर आप 32 साल से ऊपर हैं और आप एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस तरीके से अपने आरक्षण के सभी बिंदुओं को देख सकते हैं। 21 साल की उम्र होना इसका मतलब क्या है कि आप 2 अगस्त 1991 से पहले जन्म ना लिए हों और 1 अगस्त 2000 बाद के बाद जन्म ना लिए हों। अगर आप इस टाइम पीरियड के हैं आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपकी एज 21 कब होनी चाहिए? 1 अगस्त को। चलिए
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे क्वालिफिकेशन की, आपकी पढ़ाई लिखाई की। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप एक डिग्री होल्डर हैं, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको बीए पास होना है, बीएससी होना है, बीई होना है। भाई कुछ भी किया हो आपने, जस्ट आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है। ग्रेजुएशन के जो परसेंटेज है वो बिल्कुल मायने नहीं रख रहे हैं, आप पास हैं यही काफी है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको टोटल कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। तो दोस्तों जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। इसके अलावा SC ST वाले लोगों को अनलिमिटेड मिलते हैं। OBC में 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दिव्यांगजन और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनमें भी आपके अटेम्प्ट की जो संख्या है वह बढ़ जाती है। अनारक्षित केवल और केवल 6 अटेम्प्ट हैं आपके पास। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका जो सिलेबस है वो मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, बट मैं आप लोगों को कई बार सिलेबस समझा चुकी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से एक बार फिर से आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं कल ही वीडियो बना दूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यही जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको यूपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये है हमारा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में बताया जा रहा है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर हो रहे हैं, ये साफ लिखा है, GS1 और CSET। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि आपके 9 पेपर्स होने वाले हैं। क्वालिफाइंग पेपर, पेपर A, पेपर B। आपका जो पेपर B है वो इंग्लिश है। पेपर A आपका हमारी 8वीं अनुसूची में से किसी भी एक भाषा में होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बताया है कि कौन कौन से वो लोग हैं असम अरुणाचल प्रदेश साइड के जिन्हें ये पेपर नहीं देना होता है। अब ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर है इनके बाद जो 7 पेपर बचते हैं उनमें से आते हैं 2 ऑप्शनल के, 1 ऐसे का और 4 GS के पेपर। ये जो चारों GS के पेपर हैं ये आपके 250 मार्क्स के हैं। याद रखिएगा वो जो हिंदी इंग्लिश वाले पेपर है, मतलब हिंदी वो लोग जो चुनेंगे, बाकी कोई गुजराती बंगाली चुनेगा, वो आपके 300 मार्क्स के हैं, बट केवल क्वालिफाइंग है, उनमें केवल 25% मार्क्स आना होता है। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है ना जिसके आधार पे आपको पोस्ट मिलती है कि आपको IAS मिलेगी या IPS मिलेगी, ये प्रीलिम्स के मार्क्स पे भी डिपेंड नहीं करता है। प्रीलिम्स बस एक छटनी करता है कि कौन कौन मेंस देगा, और मेंस में भी आपके वो जो 9 में से 7 पेपर बचे ऐसे ऑप्शनल और 4 GS, उनमें जो आपके मार्क्स आए उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है। और उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी यहाँ पे डिसाइड होते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट है 275 मार्क्स का वो भी इसमें ऐड होगा और ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका 2025 मार्क्स का। इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे और इसके हिसाब से आपको आपकी रैंक अलॉट होगी। अब आप देख सकते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनकी लिस्ट भी इस नोटिफिकेशन में आपके पास है। आई थिंक आप सबने 2023 में पेपर दे रहे हैं तो अपना ऑप्शनल डिसाइड कर ही लिया है। अब अगर डिसाइड या कर लिया, पूरी तैयारी भी कर ली है। अब अगर 2024, 25, 26 और आगे वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज इस लिस्ट में से देख के अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो पूरा सिलेबस है ये दिखाई दे रहा है। इसे मैंने आपको कई बार अलग से वीडियो बना के समझाया है, आप कहेंगे तो और फिर से समझा दूंगी। ये आपका CSET का सिलेबस और उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है आपको पूरा बताया जा रहा है। आपका GS-Y, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा नोटिफिकेशन बड़ा होता है ऑप्शनल के पेपर से। हर ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, पेपर 2। तो आपका ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो भी आपको पूरा इसमें दिया गया है। लास्ट में आप देख सकते हैं इस लास्ट के पेजेस में आपको ये OMR शीट दिखाई जा रही है कि आपका ये जो एग्जामिनेशन है ये इसी OMR शीट पर होने वाला है। ये गोले भर भर के आपको अपनी किस्मत को चमकाना है। चलिए दोस्तों, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। इन 1105 में से आपको केवल 1 सीट चाहिए। लास्ट डेट याद रखिएगा 21 फरवरी 21 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भरना है। मेरी मानिए, अगर आपको फॉर्म भरना ही है तो अभी भर दीजिए, ज्यादा इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना भाई, वो ये है कि अब इस कमेंट में जो सवाल बस आप टाइप कर ही रहे थे, मत करो। तुम्हारा सवाल एक ये हो सकता है कि मैम अगर मैं सिर्फ फॉर्म भरता हूँ या भरती हूँ तो क्या मेरा एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा? जी नहीं।
दोस्तों अटेम्प्ट काउंट तब होगा जब आप फॉर्म भरने के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने जाओगे, सेंटर पे बैठ जाओगे, ओएमआर शीट में अपना नाम भर दोगे, रजिस्टर में साइन कर दोगे, तब आपका एक अटेम्प्ट जो है वो गिन लिया जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्म भर देते हो, पेपर देने नहीं जाते हो, आपका अटेम्प्ट गिना नहीं जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूपीएससी में से कुछ नहीं आता और आप जस्ट फॉर्म भर रहे हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी के काफी रिसोर्सेज की बर्बादी होती है। हाँ, लेकिन अगर आप, कई बार ऐसा होता है ना कि यार बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है कि मई तक मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, मुझे फॉर्म भरना है या नहीं, तो फिर आप भर दीजिए अगर आप थोड़ा सा असमंजस में है, क्योंकि इस बात से बिल्कुल मत डरिएगा कि आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। सो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट। अब आपसे मुलाकात होगी अनअकैडमी प्लस पर, जहां पर आप आएंगे मेरा डिस्काउंट कोड अपूर्वा 23 यूज करके।